अब हम पहुंच गए हैं फर्स्ट चैप्टर के लास्ट स्टैंडर्ड पर, स्टैंडर्ड नंबर 14 यानी कि AAC 14। पिछले वाले स्टैंडर्ड में हमने डिस्चार्ज प्रोसेस की बात की थी, डिस्चार्ज प्लानिंग की बात की थी। इसमें हम बात करेंगे डिस्चार्ज समरी के कंटेंट की। क्या क्या उसमें कंटेंट होना चाहिए, राइट, इंक्लूडिंग डेथ समरी। तो डिस्चार्ज समरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? पेशेंट का नेम, एज, सेक्स, UHID, IP नंबर, एडमिशन नंबर भी आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। प्रोविजनल डायग्नोसिस, फाइनल डायग्नोसिस, हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशंस जो किए पेशेंट्स के वो डिटेल्स, मेडिकेशंस गिवन डिटेल्स, अगर कोई सर्जरी परफॉर्म की है तो सर्जरी की डिटेल्स, अगर पेशेंट को कोई एलर्जी है आपको पता लगा है तो एलर्जी का डिटेल्स, ठीक है। और फॉलोअप एडवाइस यानी कि पेशेंट को कितने दिन बाद दिखाने आना है और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। तो फॉलोअप एडवाइस का मतलब है इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस कैसे होने चाहिए? अंडरस्टैंडेबल मैनर में होना चाहिए, ये की पॉइंट है। अब अंडरस्टैंडेबल मैनर का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडेबल मैनर का मतलब है सिंपली आप मेडिकेशन एडवाइस कर रहे हो डिस्चार्ज समरी में, तो उसमें BD, TDS, SOS इस टाइप के एब्रीविएशंस या ऐसे वर्ड्स जो पेशेंट को अंडरस्टैंड करने में आसानी नहीं होती, उसको समझ में नहीं आते, ऐसे वर्ड यूज नहीं करना है। आपको लिखना है ट्वाइस डेली, थ्राइस डेली, इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली, या आप 12 आवर्ली, 8 आवर्ली, 6 आवर्ली, इस टाइप के वर्ड यूज कर सकते हो मेडिकेशंस के लिए। हिंदी में भी और ज़्यादा समझा सकते हो। सुबह खाना खाने से पहले, रात में सोने से पहले, सोने के बाद हो सकता है, सोने के बाद तो सो जाएगा पेशेंट। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको मेंशन करना है, यानी कि हमें एजुकेट करना है पेशेंट को। डिस्चार्ज समरी कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी ना निभाना है कि बस डिस्चार्ज समरी प्रिंट करी और पेशेंट को दे दो। पेशेंट को पूरा समझाना है, एक एक चीज़ को लिखना है, जिससे कि पेशेंट या उसका अटेंडेंट उसको बाद में भी पढ़ के समझ जाए। इसीलिए अंडरस्टैंडेबल मैनर में डिस्चार्ज समरी बनाना है। मेडिसिन्स को कैपिटल लेटर में लिखना है, मेडिसिन्स कैपिटल लेटर में होंगी। BD, TDS नहीं होंगे मेंशन, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस होंगे कैसे खाना है, कब खाना है। और डिस्चार्ज समरी में एक स्पेशल नीड वो भी मेंशन करना है। अगर किसी पेशेंट को कुछ स्पेशल केयर की ज़रूरत है, जैसे रेगुलर फिजियोथेरेपी करना है, रेगुलर वॉक करना है, रेगुलर कुछ मूवमेंट करना है, अगर कोई ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर हुआ है मान लीजिए तो उसको हाथ मूव करते रहना है, वो स्पेशल नीड्स भी हमें डिस्चार्ज समरी में मेंशन करना होगा। इंस्ट्रक्शन ये भी होंगे व्हेन एंड हाउ टू ऑब्टेन अर्जेंट केयर। इसका क्या मतलब है? व्हेन मतलब कौन कौन सी सिचुएशन में आपको इमीडिएटली कांटेक्ट करना है,
जैसे मान लीजिए फीवर एकदम से बढ़ जाए, या जो सर्जिकल साइट है वहाँ से कुछ डिस्चार्ज होने लग जाए, पस निकलने लग जाए, ऐसी सिचुएशन में तुरंत कांटेक्ट करना है। तो ये तो हो गया व्हेन, हाउ टू ऑब्टेन अर्जेंट केयर। सो आप मेंशन कर सकते हैं डिस्चार्ज समरी में लास्ट में, इन केस ऑफ इमरजेंसी, लाइक जैसे आपने कहा डिस्चार्ज फ्रॉम साइट ऑफ प्रोसीजर। ये अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग प्रोसीजर्स के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। इमीडिएटली, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट एट, आप हॉस्पिटल का नंबर या कंसल्टेंट का नंबर, जो भी आपको अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल की पॉलिसी के हिसाब से हो, वो आपको इसमें प्रोवाइड करना है, वॉट एवर द नंबर, सो दैट कि अगर कुछ पेशेंट को ऑब्जेक्शनेबल लगे, जो हमने बताया कि इस केस में आपको कांटेक्ट करना है, तो वो परेशान ना हो, भागे ना कि अरे ये क्या हो गया, वो इमीडिएटली कांटेक्ट कर सकता है। और फिर उसके बाद जो भी डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन है, हो कभी कभी पेशेंट ये ऐसा भी होता है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है और पेशेंट को लगता है ये क्या हो गया, तो वो डॉक्टर से डिस्कस करेगा, डॉक्टर बोलेगा इतना है तो नॉर्मल है, ये हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे फादर की सर्जरी हुई थी आई की, तो उसमें इंस्ट्रक्शन लिखी थी डिस्चार्ज समरी में कि अगर आँख से पानी डिस्चार्ज हो तो आपको इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करना है। तो मैंने फ़ोन किया, डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने कहा कि नहीं इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर रेगुलर सूजन आ रही है, रेगुलर पानी डिस्चार्ज हो रहा है तो फिर आपको दिखाना होगा, तो कांटेक्ट करने जरूरी है। फिर भी डर तो लगता ही है, तो मैंने कहा नहीं मुझे ज़्यादा डर लग रहा है, मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप अपॉइंटमेंट लेके आइए, आप इस दिन आ जाइए, दिखा लीजिए। तो मैंने दिखाया, मेरा डाउट कंप्लीट हो गया, वो ठीक था, वो नॉर्मल था। सो ये चीज़ मेंशन करना जरूरी है। अगेन वही बात कर रहे हैं हम, पेशेंट केयर, तो मेडिसिन की इंफॉर्मेशन है या कोई और डिटेल है, कब खाना है, कैसे कांटेक्ट करना है, किस कंडीशन में कांटेक्ट करना है, वो सब डिटेल्स डिस्चार्ज समरी में मेंशन होना चाहिए। ठीक है। अगर पेशेंट को एक से ज़्यादा डॉक्टर ने देखा है, कभी कभी ऐसा होता है ना, एक से ज़्यादा डॉक्टर ने देखा है, तो उसमें आप 2-3 डॉक्टर से भी डिस्चार्ज समरी को साइन करा सकते हैं। डिस्चार्ज समरी साइन होनी चाहिए डॉक्टर के द्वारा, ड्यूटी डॉक्टर उसको बना सकता है, लेकिन कंसल्टेंट को उसको फाइनली उसको रिव्यू करके उसको साइन करना है, स्टैंप लगाना है, डेट टाइम उस पर मेंशन होना चाहिए डिस्चार्ज समरी में। ये भी डिस्चार्ज समरी के फॉर्मेट में आता है। ठीक है। और डिस्चार्ज समरी जो होगी, जब हम उसको सारी चीज़ें समझा देंगे, सारा कंटेंट बता देंगे उसको, जो भी उसके समझने के लिए ज़रूरी है, पेशेंट के लिए या पेशेंट के अटेंडेंट के लिए, उसकी हम रिसिप्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट अपने पास उसकी कॉपी रखेंगे। यानी इसका मीनिंग सिंपली ये है कि डिस्चार्ज समरी में एक हमारे नीचे एक अंडरटेकिंग हो सकती है, जिसमें हम लिख सकते हैं इंग्लिश में भी हिंदी में भी, बाइलिंगुअल, आई हैव बीन टोल्ड all the information about the medication and other instruction in understandable manner। या हिंदी में लिख सकते हैं कि मुझे सारी दवाइयों के बारे में और जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सुझाव हैं, उनके बारे में बता दिया गया है। ये लिख के आप उनसे साइन, सिग्नेचर पेशेंट से या पेशेंट के अटेंडेंट से, अगर पेशेंट साइन नहीं कर सकता है या पेशेंट माइनर है तो उसके अटेंडेंट से। ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको पीआरई पॉलिसी पीआरई चैप्टर में भी बताऊंगा, पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी दोबारा याद दिला रहा हूँ। साइन का प्रेफरेंस जो होगा वो हमेशा पेशेंट का फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, पेशेंट को साइन करना है। ओनली कंडीशन ऐसी है कि पेशेंट साइन नहीं कर सकता है, पेशेंट अनकॉन्शियस है या पेशेंट माइनर है, उस सिचुएशन में आप पेशेंट के अटेंडेंट से या क्लोज रिलेटिव जो भी है, रिश्तेदार जो है, उससे आप साइन करा सकते हैं। अदरवाइज हमेशा साइन की फर्स्ट प्रेफरेंस जो होगी वो पेशेंट की होगी। तो डिस्चार्ज समरी में हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है। अब बात आती है डेथ समरी। डेथ समरी
कभी कभी मेरी स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है इसमें, वो लिखने में मुझे ध्यान नहीं रहता, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, मैं क्या बात कर रहा हूँ, मेरे बोलने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। डेथ समरी, अगर पेशेंट एक्सपायर हो गया तो डेफिनेटली उसकी डेथ समरी बनानी पड़ेगी। तो उसमें कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ जरूर मेंशन करना होगा आपको डेथ समरी में। और कॉज ऑफ डेथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जनरली बहुत सारी गलतियां करते हैं, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में मिस्टेक करते हैं, कॉज ऑफ डेथ लिखते हैं कार्डियक अरेस्ट। सो एनएबीएच का ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको कॉज ऑफ डेथ ये कार्डियक अरेस्ट नहीं लिखना है, व्हाट कॉजेज कार्डियक अरेस्ट, दैट वुड बी द कॉज ऑफ डेथ। तो कॉज ऑफ डेथ और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं, और अगर कार्डियक अरेस्ट भी हुआ है उसके बाद पेशेंट डेथ हुआ है तो कार्डियक अरेस्ट किस वजह से हुआ वो मेंशन करना जरूरी है। इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो आपको साइट पे भी मिल जाएगा, गवर्नमेंट की साइट पे, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो गवर्नमेंट का साइट पे ये फॉर्म अवेलेबल होता है, डेथ फॉर्म। वो डेथ फॉर्म में आपका 1 2 3 वो कॉजेज के कॉलम होते हैं, वो आपको फिल करने होते हैं, तो वो भी मेंशन करना डेथ समरी में ज़रूरी है। और अगर एमएलसी केस है तो उसका पोस्टमार्टम भी होगा। तो अगर आपके हॉस्पिटल में फैसिलिटी अवेलेबल है तो वहाँ होगा, वो गवर्नमेंट केस में ही हो सकता है। अदरवाइज किसी तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा तो वहाँ पर, अगर आपका हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और आपके यहाँ पोस्टमार्टम की फैसिलिटी अवेलेबल है तो एमएलसी केस में हो सकता है, अगर पुलिस इंटीमेट करे कि पोस्टमार्टम कराने की ज़रूरत है तो पोस्टमार्टम भी कराया जाएगा। बट हमारा काम है पुलिस को इंटीमेट करना है एमएलसी केस में, एंड देन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बनानी पड़ेगी। सो जो हॉस्पिटल्स में पोस्टमार्टम की फैसिलिटी अवेलेबल है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी? पुलिस को। या कोर्ट केस अगर कुछ चल रहा है तो कोर्ट में सबमिट करनी पड़ सकती है। तो ये सब चीज़ें डिस्चार्ज समरी में मेंशन होती है। तो आपको लग रहा होगा कि हमने स्टार्टिंग से लेकर पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया तो सारी चीज़ें हो गई, बट नहीं, ये तो बेसिक है। हमने केवल बात करी एक नॉर्मल वे में पेशेंट ASA एक्सेस हुआ, उसका हमने असेसमेंट किया और उसकी कंटिन्यूटी ऑफ केयर रखी हमने बाय कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट टीम मेंबर्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट स्टाफ्स, और उसके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज प्लानिंग करके डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन जब पेशेंट यहाँ रहा तब उसकी केयर कैसे करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे। COP चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है, उसमें सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड है और इस पर NABH बहुत ज़्यादा फोकस करता है क्योंकि यहाँ पर बात होती है केयर ऑफ पेशेंट की। पेशेंट केयर की बात होगी तो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम करेंगे COP चैप्टर, उसमें हम केयर की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट करिए, अगले क्लास में हम बात करेंगे COP की। ठीक है, इस यहाँ तक कोई डाउट? इस चैप्टर में पूरा AAC 1 से लेके AAC 14 स्टैंडर्ड तक पूरे 14 स्टैंडर्ड्स हैं। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो, नहीं तो अगली क्लास में आप पढ़ के आइएगा, एक बार AAC का दोबारा रिवाइज करके आइएगा, अच्छे से पूरे स्टैंडर्ड पढ़िए। आपने आई होप कि बुक आपने ले ली होगी NABH की, अगर नहीं ली है तो आप NABH की साइट से भी www.nabh.co ये साइट है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, उस साइट से आप फ्री में NABH की स्टैंडर्ड वाली बुक, डिटेल्ड बुक तो आपको नहीं मिलेगी, जो गाइड बुक है इसमें इंटरप्रिटेशन भी लिखा हुआ है, लेकिन हाँ स्टैंडर्ड की बुक वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। हालांकि मैं एडवाइस करूँगा कि आप गाइड बुक लो जिससे आप डिटेल में उसको पढ़ सकें और एक एक पॉइंट को क्लियर कर सकें, और जहाँ डाउट्स हैं वो आप मेरे से क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू।